अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोकेमिस्ट्री का, और उसमें आज हमारा टॉपिक होगा बोर्न हेबर साइकिल। जो आप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हेस लॉ के, उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन आप कर चुके हो। बाकी हमारा टॉपिक यहाँ पर जो रहता है वो है हीट ऑफ। आमतौर पर रिएक्शन जो होती है वो आमतौर पर इसको आप एनर्जी का एक साइकिल पूरा कह सकते हो। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और फिर एक रिएक्शन पूरा होता है और फिर हमें एक आयोनिक कंपाउंड मिलता है। तो ये एक बोर्न हेबर साइकिल भी एप्लीकेशन है किसका बेटा, ये यूज है आमतौर पर हेस लॉ का। तो यहां से हम शुरू करते हैं। मींस एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ के एप्लीकेशंस हैं। अब इसमें हमारा ये सेकंड एप्लीकेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं बोर्न हेबर्स साइकिल। अब बोर्न हेबर साइकिल है क्या, या इसका काम क्या है? यानी इट इज ए मेथड। ये जर्मन साइंटिस्ट था बोर्न, उसने ये मेथड निकाला था, डब्ल्यू बोर्न ने, मेथड टू determine the total heat changes, यानी जो हीट की चेंजेस होते हैं, हीट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। एक आयोनिक कंपाउंड जो है वो जब डिफरेंट स्टेप्स में आमतौर पर बनता है तो वो कौन कौन सी डिफरेंट स्टेप्स होंगे और उसमें हीट चेंजेस कौन सी आएंगी, एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। अब इसमें हम कोई भी ऐसा कंपाउंड उठा सकते हैं जो पहली बात आयोनिक हो, और दूसरी बात ये अमूमन मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट जो एटम्स या आयंस होते हैं तो उस पे ये अप्लाई होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और हमारा एग्जाम्पल जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ NaCl कंपाउंड। अब NaCl का कंपाउंड जो है ये जब बनेगा तो उसमें अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से होंगे, और उसके बाद जो है टोटल इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, और उसके बाद फिर हम इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से शुरुआत करेंगे, यानी डिटेल्स जो हैं ऑफ आयोनिक रिएक्शन। हम बस ऐसे समझते हैं कि भाई आयोनिक रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस जल्दी में हो जाएगा, दो आयंस बनेंगे केटाइन और एनाइन और रिएक्शन हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। ये काफी सारे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स मतलब एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, यानी अलग अलग सिंपल रिएक्शन, फिर ये जुड़ते हैं तो फिर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाता है। तो अब इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है, आपको पता है सोडियम जो है ना ये मेटल है। अब इसमें से फ्री एटम इसमें नहीं होते हैं। सबसे पहले हमें सोडियम के फ्री एटम चाहिए, फिर क्लोरीन के फ्री एटम चाहिए, फिर हमें सोडियम के केटाइन चाहिए, फिर हमें क्लोराइड के एनाइन चाहिए, फिर उनमें बॉन्ड बनेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको हम डिटेल में लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन स्टेप। क्या बोलते हो? सब्लिमेशन स्टेप भी बोलते हो। और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट आप यूज करोगे उसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, और इसको डेल्टा H लिखकर यूं सब्लिमेशन
लिखा जाता है। सब्लिमेशन स्टेप भी कह सकते हो, सीट ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। तो अब यहाँ सब्लिमेशन होगी कैसे, हम यहाँ पर सोडियम का क्या उठाएंगे, सॉलिड उठाएंगे, और इस सॉलिड को सबसे पहले आप क्या करोगे, हीट करोगे, और सोडियम के अब उस लैटिस में से, जो क्रिस्टल का लैटिस बना होता है, उसमें से अब ये इतना इसको हीट देंगे कि ये लैटिस टूट जाए मेटल का, क्योंकि मेटल होते ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल पूरा टूट जाए, मेटेलिक बॉन्ड टूट जाए, और हमें क्या मिल जाए, फ्री एटम्स मिल जाए। तो इस स्टेप में हम हीट करेंगे इसको, और ये स्टेप याद रखिएगा क्या होता है, ये आमतौर पर एंडोथर्मिक स्टेप होता है, और यहाँ पर हीट हमें जो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सॉलिड क्रिस्टलाइन था, अब फ्री एटमो में आ गया, तो ये तकरीबन 108 किलो जूल पर मोल हीट देनी पड़ेगी। और फिर ये सारे के सारे यहां मैं लगा देता हूं साइन, कौन सी, प्लस की साइन। तो 108 किलो जूल हीट दी, और हमने देखा कि ये जो है सोडियम सॉलिड क्रिस्टल जो था वो आमतौर पर किसमें चेंज हो गया, फ्री एटम्स में। यानी इन दिस स्टेप, इस मरहले पर, इस स्टेप में वी क्या करेंगे, एड हीट, हीट ऐड करेंगे टू मेटेलिक क्रिस्टल। जो मेटेलिक क्रिस्टल है उसको हम हीट करेंगे टू मेल्ट एंड, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सब्लीमेट, इसको इतना हीट करेंगे कि ये सब्लीमेट होकर क्या करे, इनटू फ्री एटम्स, यानी फ्री मेटल के एटमों में टूट जाए। तो ये स्टेप हमारा क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन स्टेप, या इसको सब्लिमेशन ऑफ मेटल कहा जाता है। अब जब सब्लिमेशन स्टेप हो गया, अब हमने फिर इसको अगेन क्या करना है, अब इसको फिर हीट करना है। नेक्स्ट स्टेप में अब फ्री एटम हो गए, 1 मोल एटमों का हमें हासिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसका दूसरा स्टेप होगा, और वो होगा हमारा आयोनाइजेशन स्टेप। अब आयोनाइजेशन स्टेप में भी हीट देनी पड़ती है, ये भी एंडोथर्मिक स्टेप होता है, तो यहां लिखा होता है डेल्टा एच आयोनाइजेशन। ये स्टेप कौन सा होता है, यानी इट इज द स्टेप, ये वो स्टेप होगा इन विच, कि जिसमें हम क्या करेंगे, वी एड, हम एड करेंगे हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एड करेंगे टू किसमें, टू किसमें, फ्री एटम्स, फ्री एटम्स ऑफ सोडियम। कोई भी मेटल उठा सकते हो, उसके फ्री एटम हैं, उनको हीट करेंगे टू क्या, रिलीज देयर देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से क्या रिलीज कर दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हीट एनर्जी दोगे उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अब जैसे सोडियम के हमने उठाए, गैसियस एटम थे, फ्री एटम थे, पर कितने आपने उठाए, 1 मोल। अब इस 1 मोल में आपको पता है सोडियम की वैलेंसी जनरली होती है कितनी, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सोडियम अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा हर एक एटम, और ये आयंस में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर भी जो हीट हम देंगे वो आईपी की शक्ल में होगी, तकरीबन 496 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी जो है वो यहाँ सप्लाई की जाएगी, और ये स्टेप भी एंडोथर्मिक होगा। और इस तरह सोडियम मेटल के एटम पहले फ्री किए गए, अब उनको किसमें, आयंस में तोड़ा गया। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है, और तीसरा स्टेप कौन सा वाला है, बहुत आसान, बहुत सिंपल स्टेप होता है,
अब इसमें आप उठाते हो नॉन मेटालिक एटम, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डिसोसिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन स्टेप। इस डिसोसिएशन स्टेप में क्या होता है, हम एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का उठा लेते हैं, और इस 1 मोल मॉलिक्यूल्स को हीट इतनी देते हैं कि ये टूट जाता है 2 फ्री एटमों में। बॉन्ड इनके दरमियान सिंगल होता है, वो टूट जाता है। अब ये डेल्टा एच यानी हीट यहां भी देनी पड़ी, 242 किलो जूल पर मोल, जो बॉन्ड एनर्जी है। अब इसको आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2। यहां जो भी बॉन्ड एनर्जी होगी नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल के एटमों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको हाफ करोगे। क्यों हाफ करोगे? क्योंकि हमें एक एटम यहां से चाहिए। ये 2 एटमों के बनने के लिए बॉन्ड एनर्जी थी, 2 मोल बने हैं एटमों के, हमें 1 मोल एटमों का चाहिए, तो उसके लिए एनर्जी आधी हो जाएगी। तकरीबन हमें यहां पर लेनी पड़ेगी 121 किलो जूल पर मोल। तो ये स्टेप क्या होगा, यानी ड्यूरिंग दिस स्टेप, इस स्टेप के दौरान क्या होगा, एनर्जी इज एनर्जी इज एडेड टू ब्रेक द bonds of 1 mole of molecules into free non-metallic atoms। तो ये भी एंडोथर्मिक ही होता है, यानी पहले मेटल को तोड़ा, फिर उसमें फ्री एटमों को हीट किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, अब नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल उठाया, उसके बॉन्ड को तोड़ा, डिसोसिएशन स्टेप कर लिया। अब हमारा स्टेप जो है नेक्स्ट, वो स्टार्ट होगा बोर्न हेबर साइकिल का। और बोर्न और हेबर 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर ये प्रोसेस इजाद किया था, ताकि हम समझ सकें कि आयनिक कंपाउंड कितने अलग अलग स्टेप्स में बनता है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और ये स्टेप होगा हमारा 4th। इस स्टेप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेप बोलते हैं। और यहाँ हीट एनर्जी आमतौर पर देनी नहीं पड़ती है, बल्कि ये रिलीज होती, तो इसलिए इसको डेल्टा एच एफिनिटी भी कहा जाता है। और यहाँ क्या होता है, नेगेटिव आयन बनता है। पॉजिटिव बना चुके हो सोडियम में से, अब नेगेटिव आयन, भाई ये क्लोराइड का एटम था जो सोडियम स्टेप नंबर 2 में जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, अब ये क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोराइड के नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? अब ये इसका क्लोराइड का नेगेटिव आयन बन गया। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए आपको पॉजिटिव आयन भी बनाने हैं और नेगेटिव भी। अब यहां पर डेल्टा एच तकरीबन माइनस होगा 394 किलो जूल पर मोल। ये स्टेप देखोगे माइनस में, किसमें है? माइनस में। क्यों माइनस में है? क्योंकि यहाँ हीट की अमाउंट जो है वो क्या हुई है, वो इमिट हुई है। तो जब भी अमाउंट ऑफ हीट इमिट होती है तो हम उसके साथ सिंबल कौन सा लगा देते हैं, हम उसके साथ आमतौर पर माइनस का सिंबल लगाते हैं, और ये तकरीबन 349 किलो जूल होगा। तो इसका मतलब है, यानी इन दिस स्टेप, इस स्टेप में क्या होगा, ए नॉन मेटालिक एटम, एक नॉन मेटालिक एटम जो है वो क्या करता है, गेन्स हासिल करता है ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेता है, एंड मेक्स, और फिर बना लेता है एन आयन। तो ये एक्सो
एक्सोथर्मिक स्टेप होगा, इसको हम एंडोथर्मिक स्टेप नहीं कह सकते। तो ये स्टेप एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब हमें केटाइन भी मिल गया और एनाइन भी मिल गया। अब क्या करना है हमने, अब हमारा स्टेप होगा लास्ट, स्टेप नंबर 5, और वो किसका स्टेप होगा, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या आयोनिक लैटिस, जिसमें ऑपोजिट आयन जमा होंगे। यानी स्टेप नंबर 5 लास्ट जो होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड लैटिस। यानी यहाँ आयोनिक कंपाउंड का क्या बन जाएगा, लैटिस। तो यहाँ डेल्टा H जो है इसको आमतौर पर हम लिखते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ 1 मोल सोडियम का आइंस का उठाओगे, केटाइन जो पहले बन चुके हैं स्टेप 2 में, क्लोराइड के आयन स्टेप 4 में बन चुके हैं, इनका भी 1 मोल अभी आपस में जुड़ेंगे और एक क्रिस्टलाइन लैटिस बन जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। और इधर जो हीट एनर्जी है वो हमेशा रिलीज होती है, जैसे यहाँ 787 किलो जूल पर मोल क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो इस स्टेप को लैटिस एनर्जी स्टेप भी कहते हैं या लैटिस फॉर्मेशन स्टेप भी कहते हैं। और ये हमारा कंपाउंड अब मुकम्मल तौर पर एक आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो गया, आयोनिक कंपाउंड बन गया। यानी ड्यूरिंग दिस स्टेप, भाई इस स्टेप के दौरान क्या होगा, 1 मोल किसका, ऑफ केट आयंस एंड और 1 मोल, और 1 मोल जो है किसका, ऑफ एन आयंस कंबाइन, ये क्या होगा, कंबाइन टुगेदर, आपस में जुड़ जाएगा एंड प्रोड्यूस, और फिर ये प्रोड्यूस करेगा क्या, लैटिस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, एक आयोनिक कंपाउंड की लैटिस बना लेगा, लैटिस प्रोड्यूस करेगा, और इस तरीके से हमारा एक आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो गया, आयोनिक कंपाउंड बन गया। अब हम अगर पूरा डिटेल के साथ देखें कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बना, यानी सोडियम मेटल से लेकर कहां तक उसके आयोनिक लैटिस बनने तक कितने स्टेप थे जिनसे मिलकर ये एक मुकम्मल आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है, उस पूरे स्टेप्स के फॉर्मेशन को हम देखते हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा HF, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी। तो हमें कितने स्टेप अलग अलग से करने पड़े थे, इसमें पहला स्टेप हमारा था डेल्टा H सब्लिमेशन, ये था पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप था हमारा डेल्टा H पर कौन सा, आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइज किया था, केटाइन में चेंज हुआ था। फिर हमारा डेल्टा H, ये भी पॉजिटिव था, ठीक है, डेल्टा H डिसोसिएशन, ये भी पॉजिटिव था, क्लोराइड के आयंस बॉन्ड्स को तोड़ा गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कौन सा वाला, वो था डेल्टा H एफिनिटी, इसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेप भी इसको बोलते हैं, ये भी पॉजिटिव था। आखिर में हमारा डेल्टा H था लैटिस एनर्जी का, किसका स्टेप था, लैटिस एनर्जी का। अब हम इन डिफरेंट स्टेप्स की हीट को आपस में प्लस करते हैं तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे पहले हमारी जो थी हीट, जो सोडियम मेटल आमतौर पर आयंस में टूटा था, तो फर्स्ट हीट जो थी वो थी हमारी
108 किलो जूल। उसके बाद थी आयोनाइजेशन, तो ये 496 किलो जूल थी, 496 किलो जूल थी। अच्छा, इसके बाद हीट ऑफ डिसोसिएशन, ये हमने आधी उठाई है, ये 121 किलो जूल थी क्लोरीन की। अभी मैंने जो आपको बताया ना वो स्टेप फिर देख लीजिएगा। उसके बाद एफिनिटी, ये अलबत्ता नेगेटिव स्टेप होता है, यहां हीट एड नहीं होती बल्कि हीट इमिट होती है, तो नेगेटिव इसलिए लिखेंगे। अब क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है एफिनिटी के बाद हमारी थी लैटिस एनर्जी 787, और ये प्लस में थी, किलो जूल पर मोल थी। ठीक, अब इसमें से हम यहां सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, 108, फिर 496, फिर 121, फिर इसमें 787, ये कर लेते हैं प्लस, और फिर देखते हैं, और ये भी माइनस में है 787, तो इसको हाल फिलहाल अलग कर देते हैं, इनको हम बाद में देखते हैं। तो प्लस में एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है, ये दोनों माइनस में, तो ये हो जाएगा 6 और 8 14, और प्लस 1 15, फिर ये 10 और 12, और ये 2, और ये 4 6, और ये एक 7। तो अब ये एनर्जी प्लस वाली जो है ये बन रही हैं 725। अब हम माइनस वाले भी आपस में ऐड कर लेते हैं, तो एक है 349 ये वाले स्टेप, और दूसरा है लैटिस एनर्जी का स्टेप, तो ये हो गया 16 कैरी 1 5 4 12, और ये 13 कैरी 1 4 7 11। तो अब इसमें से माइनस 1136 किलो जूल, ये हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो तकरीबन हमारे पास 411 जो है वो माइनस में इसकी बचेगी, तो 411 किलो जूल ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच जो है, पर किसकी, आयोनिक कंपाउंड था हमारा कौन सा वाला, NaCl, ये इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, और इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बन गया। तो ये स्टेप थे, हम बॉन्ड हेबर साइकिल में पढ़ते हैं। तो ये 5 स्टेप जो हैं ये अलग अलग हैं, यानी सबसे पहले हमें लैटिस स्टेप करना पड़ता है जिसमें सब्लिमेशन होती है, लैटिस टूटता है, तो सब्लिमेशन स्टेप, फिर आयोनाइजेशन स्टेप, फिर डिसोसिएशन स्टेप, फिर उसके बाद जो है एफिनिटी स्टेप, फिर लैटिस एनर्जी का स्टेप। तो ये सारे स्टेप मिलाकर हम एक आयोनिक कंपाउंड बना सकते हैं, उसमें ये स्टेप आपको करने पड़ते हैं, और इनकी हीट जितनी भी इनका सम कर लो, टोटल कर लो, तो ये जो आपको हीट का नेट टोटल मिलेगा ये एक आयोनिक कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से आप बॉन हेबर साइकिल से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी आयोनिक कंपाउंड की मालूम कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक, वो होगा टोटल हीट ऑफ ऑफ ए रिएक्शन, और इसको डेल्टा एच इसके साथ वर्ड लगा देते हैं रिएक्शन। अब ये टोटल हीट ऑफ रिएक्शन जो है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी अमाउंट ऑफ क्या, हीट एनर्जी, हीट की वो अमाउंट के जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, या रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है व्हेन, जब ऑल रिएक्टेंट्स, सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं आर कंप्लीटली कंप्लीटली कन्वर्टेड
चेंज हो जाते हैं इनटू किस में, प्रोडक्ट्स में। यानी सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं, ठीक है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान जितने सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, तो उस वक्त जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, टोटल हीट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। अब ये टोटल हीट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं या किस तरीके से कैलकुलेट होती है, तो इसका तरीकेकार या इसका मेथड जो है वो क्या है या किस तरीके से है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच रिएक्शन वाला। अब इसमें यहां लिखेंगे सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी डेल्टा एच एफ जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल किसकी होंगी, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की जो टोटल हीट है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन का टोटल वो यहां रखेंगे। इसमें उसके बाद माइनस करेंगे टोटल, यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी किसकी, ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स पर हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, कौन सी हीट, फॉर्मेशन। पहले रिएक्टेंट्स की हीट का टोटल कर लो और फिर प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट के टोटल मोल जितने इक्वेशन में है उस हिसाब से आप टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कर लो, ऐड कर लो। अब उस हीट के टोटल जो प्रोडक्ट की अमाउंट है हीट ऑफ फॉर्मेशन सारे प्रोडक्ट की इक्वेशन के मुताबिक, उसके टोटल में से रिएक्टेंट्स के सारे मोल की हीट का टोटल माइनस कर लो, तो आपको पता चल जाएगा रिएक्शन एंडोथर्मिक है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हम इसके लिए एक छोटा सा आसान सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं और इससे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देखो, मीथेन और इसका रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। अब ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के 2 मोल। तो अब सबसे पहले हमें इस रिएक्शन में हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए किसकी, मीथेन की। फिर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए ऑक्सीजन की और उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की और फिर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए H2O यानी वाटर की। अगर हमें ये सब मिल जाती हैं और फिर जितने जितने मोल इक्वेशन में इसके मौजूद हैं, तो हम उस हिसाब से इसको फिर आराम से प्लस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इसकी है -74.85 किलो जूल, ठीक है, पर मोल है, और इक्वेशन में भी 1 मोल है तो इसको 1 ही रहने दो। अब ऑक्सीजन जो है इसकी 0 किलो जूल पर मोल होगी क्योंकि एलिमेंट है तो इसकी 1 एटीएम पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड की होती है -285, आमतौर पर आपने पढ़ा, सॉरी 393, -393 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन में भी 1 मोल है तो यही रहने देते हैं। अब H2O जो है इसकी है 285 किलो जूल्स, कितनी है, 285 किलो जूल्स पर मोल के हिसाब से। तो यहां लिखेंगे -285, ठीक है, 0.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन इसको 2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहां मोल कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो वैसे ही 0 है, एलिमेंट है, इस वजह से पता है, आपको बताया था पहले। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, फिर 10 और 1 11, 1 ये 7, ठीक है, 17, 2 2 4 प्लस 1 5, तो ये 571.0 किलो जूल पर मोल है। अब हमें इन सारी हीट्स को क्या करना है, प्लस करना है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स की हीट का टोटल करते हैं।
पहली प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 2 मोल, क्योंकि इक्वेशन में 2 मोल थे, तो 571.0 किलो जूल प्लस, क्योंकि ये थी माइनस में, इसमें थी माइनस में, एक्सोथर्मिक है ना, इस वजह से। और दूसरा है H2O, सॉरी H2O की थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास है -393 किलो जूल, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 मोल वाटर की, ये बनी थी 1 मोल की 285 डबल की, क्योंकि 2 मोल थे, तो ये -571 पॉइंट कितना है, 0। ये हो जाएगी किसकी हीट, ये हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब इन प्रोडक्ट्स की हीट को पहले टोटल कर लेते हैं। भाई इनका टोटल हमारा बन रहा है 3 और 1 कितना, 4, और उसके बाद 9 और 7 16, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो ये माइनस के कितने बने टोटल हमारे पास 964। अब हमने इसमें से माइनस करना है किसका, टोटल रिएक्टेंट्स का। अब मीथेन का है -74.85, और दूसरा इसमें प्लस करेंगे किसका, ऑक्सीजन तो 0 है, तो अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के हैं हमारे पास कितना, 74 किलो जूल। तो हम इसमें से अब माइनस करते हैं, ये -964, तो -964 में से 74.85, 0 एक कैरी करेंगे 5, फिर बचेगा 1, बाकी यहाँ बचे 3 13 में से 9, बाकी बचा 5 5 15 में से 8, बाकी बचेगा 8। तो अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू टोटल माइनस करने के बाद, ये बनती है 889, पर माइनस में बनी है किलो जूल पर मोल। तो ये है टोटल हीट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक, अभी जो हमने रिएक्शन लिखा उसकी। तो इससे बेटा हम ये अंदाजा कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि आमतौर पर या जनरली जो हीट ऑफ रिएक्शन है, ये जितने इक्वेशन में मोल हो, हर एक मोल की टोटल करके हीट ऑफ फॉर्मेशन, पहले प्रोडक्ट्स की हीट का टोटल कर लो, उसके जितने मोल इक्वेशन में है, उसके बाद आप क्या करो, रिएक्टेंट के जितने मोल इक्वेशन में उनकी हीट टोटल कर लो। अब प्रोडक्ट्स की हीट के टोटल में से रिएक्टेंट का हीट का टोटल माइनस कर लो, तो ये जो बचेगी ये टोटल हीट ऑफ रिएक्शन होगी। ये भी हमें कौन बताता है, ये हेस लॉ बताता है। तो इस तरह आज आपका चैप्टर जो था थर्मोकेमिस्ट्री का, ऑल टॉपिक्स हैव बीन कंप्लीटेड। आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करते जाओ और इन्हीं टॉपिक को देखेंगे एक दफा तो समझ में आ जाएंगे, काफी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे बाकी 2 चैप्टर्स हैं, तो अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद सॉल्यूशन का छोटा सा चैप्टर है, इसको हम बाद में शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ आएंगे, उस वक्त तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।